नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया। 7 मई को 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे फेज में करीब 120 महिलाओं समेत 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस चरण में वोटिंग के परसेंट सत्ता की तस्वीर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बड़े नेताओं में केंद्रीय मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की यदि बात की जाए तो गुना, मनसुख मांडविया पोरबंदर, पुरुषोत्तम रुपाला राजकोट, प्रहलाद जोशी धारवाड़, एसपी सिंह बघेल आगरा, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हावेरी और बदरुद्दीन अजमल धुबरी की किस्मत भी 7 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के बारामती में सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के साथ ही यूपी के बीच मैनपुरी में डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। पहले चरण से अब तक राजनीतिक दल कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेरते आए हैं, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं हो पाई। ऐसे में इस बार क्या कहते हैं सियासी समीकरण, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि कहां-कहां किन-किन सीटों पर मतदान होना है और क्या कहते हैं जातिगत समीकरण। तीसरा चरण है और 11 राज्य 93 सीट 7 मई को वोटिंग होना है। 11 राज्यों में जहां चुनाव है वो भी आपको बताएंगे। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। अब मध्य प्रदेश की तस्वीर को देख लीजिए तो यहां 9 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सागर, विदिशा, बैतूल में वोटिंग है। अब सियासी समीकरणों को भी यहां समझें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 9 सीटों में से 4 पर हवा का रुख बदला हुआ है। 3 सीटें भिंड, मुरैना और ग्वालियर हैं, जबकि 1 सीट राजगढ़ शामिल है। बाकी 5 सीटों पर मुद्दों और चेहरे भाजपा की वजह से बीजेपी जो है मजबूत नजर आ रही है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जातिगत समीकरण हावी हैं। भोपाल संसदीय सीट पर अब की बार बीजेपी के आलोक शर्मा के मुकाबले कांग्रेस से एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव को उतारने के बाद ग्रामीण वोटिंग पर खास नजर रहेगी। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस प्रत्याशी की खासी पकड़ भी है और इस बार चुनाव नतीजों का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। और इसी तरह यदि छत्तीसगढ़ का रुख कर लीजिए तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी देखिए सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा में वोटिंग होनी है। रायपुर लोकसभा के सीट छत्तीसगढ़ की यदि हम यहां बात करें तो वीआईपी सीट है। दुर्ग लोकसभा सीट के भीतर 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग सिटी, भिलाई, वैशाली नगर, अहिरवारा, साजा, बेमेतरा, नवागढ़ शामिल है। हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है दुर्ग लोकसभा छत्तीसगढ़ की ये सीट। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह क्षेत्र होने के कारण दुर्ग लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाई प्रोफाइल सीट यदि एक और बिलासपुर की बात करें तो कई सालों से बीजेपी का कब्जा है। 2019 में सांसद लाखन साहू का टिकट काटकर अरुण साव को सांसद प्रत्याशी बनाया गया था। अरुण साव ने रिकॉर्ड 1,41,763 मतों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अतुल श्रीवास्तव को हराया था और बीजेपी के गढ़ में पहचान बना चुकी बिलासपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, लोरमी, मुंगेली और कोटा विधानसभा सीट यहां से आती है। 2019 के लोकसभा में बीजेपी के गुहाराम अजगल्ले ने कांग्रेस के रवि पारसराम भारद्वाज को हराया था। जांजगीर चांपा की यदि हम बात करें तो यहां पर 8 सीटें हैं। देखिए अकलतरा, जांजगीर चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजेपुर, पामगढ़, बिलाईगढ़ और कसडोल के वोटर्स इस लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं। कोरबा लोकसभा सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद पहली बार 2008 में अस्तित्व में आई थी और ये सीट पहले जांजगीर चांपा के अंदर आता था। इस सीट पर पहली बार चुनाव 2009 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के चरणदास महंत ने बीजेपी की करुणा शुक्ला को
हरा दिया था। आदिवासी बेल्ट बहुत प्रभावी है और आदिवासी बेल्ट के रूप में गिने जाने वाले सरगुजा लोकसभा सीट पर भी देखिए वोटिंग होनी है और इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला होने वाला है। आदिवासी वोटर्स का झुकाव जिस ओर होता है जीत उसी पार्टी की होती है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में रायगढ़ लोकसभा की बात करें तो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट का आधा हिस्सा बिलासपुर तो आधा हिस्सा सरगुजा में होता है और इस क्षेत्र में भी 8 विधानसभा सीटें हैं। यहां से 7 बार से बीजेपी जो है वो जीत दर्ज करती आई है। चलिए और सीधे आपको उत्तर प्रदेश भी लिए चलें। आपको बता दें यहां 10 सीटों पर मतदान होना है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, आंवला में वोटिंग होनी है। सियासी समीकरण को समझें तो आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, मुस्लिम और दलित समाज के जाटव समुदाय के इर्द गिर्द घूमती है। यूपी की खासियत यह है कि यहां पर इन जातियों का बोलबाला पूरे राज्य के लिहाज से सबसे ज्यादा है। पूर्वांचल इलाके की बात की जाए तो अलग सियासत लेकर आता है। लोकसभा की 26 सीटें निकलती हैं, 130 विधानसभा सीटें होती हैं। पूरे यूपी की ही 32% आबादी इस पूर्वांचल में रहती है। यूपी का पिछड़ा इलाका भी माना जाता है और किसानों की यहाँ निर्णायक भूमिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्षेत्र में राजभर, निषाद और चौहान जाति का बोलबाला रहता है। पूर्वांचल के बाद यूपी में किसी क्षेत्र को सबसे बड़ा माना जाता है तो फिर वो आता है अवध। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों की आबादी 12% के करीब है। 7% ठाकुर, 5% बनिया भी समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ओबीसी वर्ग देखिए यहाँ पर 43% हिस्सा भी अवध में है। यादव समाज 7% के करीब है। कुर्मी समुदाय 7% चल रहा है। कुल लोकसभा की 18 सीटें अवध से निकलती हैं। बुंदेलखंड में आइए यूपी के तो ये वो क्षेत्र हैं जो कई बार जल संकट की वजह से सुर्खियों में रहा है। लोकसभा की 5 सीटें यहीं से निकलती हैं। ये क्षेत्र ओबीसी और दलित वोटर की वजह से निर्णायक माना जाता है। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, ठाकुर को शामिल किया गया है। वैश्य समाज की सभी अच्छी तादाद में यहाँ लोग हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अहम जातियों की यदि बात करें, ओबीसी में कुर्मी, निषाद, कुशवाहा बुंदेलखंड में सक्रिय हैं। कुल आबादी 43% के करीब बैठती है। बुंदेलखंड में दलित वोटर का भी एक अपना फैक्टर है और उनकी बात करें तो 26% के आसपास है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए जातियों की समझ ही सब कुछ है और जितनी अच्छी तरह से जातियों को साधेंगे उतनी अच्छी सीटें यहां से निकलती हैं। चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद 7 मई को 5 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, बसपा से गुलाब, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर वोटिंग है। सियासी समीकरणों को समझेंगे। 40 सीटें निकलती हैं। देखिए बिहार की सियासत और समीकरणों के लिहाज से 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। भोजपुर, पाटलिपुत्र, मगध, चंपारण, मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल। बिना जातियों के बिहार में भी सियासत की कल्पना आप नहीं कर सकते। इस राज्य के जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें किसी न किसी जाति को साध कर ही अपनी सियासत को चमकाया है। यादव से लेकर कुर्मी वोट बैंक तक, मुस्लिम से लेकर ब्राह्मण तक, हर जाति का अपना महत्व है जिन्हें पार्टी जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। चलिए गुजरात की बात करेंगे। आपको बता दें कि यहां 25 सीटों पर मतदान है। सूरत को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां की जो भूमिका आई थी वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बरदोली, नवासारी, वलसाड में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। देखिए गुजरात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार बोलूंगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो जगह हैं जो पूरी सियासत को तय कर देते हैं। अब सियासी समीकरण को समझिए तो पाटीदार समुदाय के साथ साथ ओबीसी समाज के प्रजापति, कोली, ठाकुर, क्षत्रिय, माली, चौधरी, राणा, खारवा, बाघेर और अन्य छोटी जातियों को तवज्जो दी गई है। गुजरात में सबसे अधिक ताकतवर पाटीदार समुदाय है। कृषि, व्यापार और शिक्षा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व है। गुजरात की लगभग 15% जनसंख्या अनुसूचित जाति यानी एसटी, 26 सीटों में से 4 एससी एसटी आरक्षित हैं। इनमें दाहोद, छोटा उदयपुर, बारडोली और वलसाड शामिल हैं।
विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों कांग्रेस और आप ने साबरकाठा और भरूच में आदिवासी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और निश्चित तौर पर भरूच से अनुभवी आदिवासी नेता 6 बार के सांसद मनसुख वसावा को भी मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मुसलमानों की यदि यहां पर बात कर लें तो 10% की आबादी, कम से कम 15 सीटों पर तो अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम्स भी हैं, जिनमें से कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, भरूच, भावनगर, सुरेंद्रनगर, पाटन, बनासकाठा, साबरकाठा, अहमदाबाद पश्चिम, अहमदाबाद पूर्व, गांधीनगर, नवसारी, पंचमहल और आनंद शामिल है। ये सीटों के नाम इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम की संख्या बहुत अच्छी है, एक निश्चित तौर पर प्रभाव कहीं ना कहीं डालेंगे। अब आइए देखिए, यहां पर 8% की आबादी के साथ अनुसूचित जाति एससी गुजरात में महत्वपूर्ण समूहों में से एक है और निश्चित तौर पर दलित आबादी वाले कुछ अन्य लोकसभा सीटों में क्षेत्रों में बनासकाठा, पाटन, जामनगर, सुरेंद्रनगर शामिल है। यानी गुजरात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। चलिए कर्नाटक में बात कर लेते हैं। 14 सीटों पर यहां वोटिंग होनी है और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। प्रदेश में समुदाय से जुड़े लोगों की संख्या 17% है। वो किलालगा नाम आता है और इस समुदाय की आबादी 12% है। इसके बाद लिंगायत के बाद जो दूसरा नाम है, देखिए कुल जनसंख्या करीब 29%। इन समुदायों की किसी भी पार्टी की जीत हाथ में बड़ा योगदान है। कर्नाटक में एससी 17%, कुरुबा 8 और एसटी करीब 7% है। महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें 11 सीटें हैं। सियासी समीकरण, महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों की तरह जातियों का अहम रोल है। विकास के साथ साथ जातियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हर पार्टी अपने दांव पेच, लेकिन जातियों का वोट हासिल करने की कवायद यहां पर दिखती है। महाराष्ट्र में मुस्लिम सियासत भी काफी अहम मानी जाती है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम वोट ही हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में ही मुस्लिम वोट बंटता आ रहा है, यह हम सब जानते हैं। इसके साथ मराठा राजनीति महाराष्ट्र के डीएनए में मानी जाती है। सबसे ज्यादा सियासत भी इसी मराठा समुदाय के इर्द गिर्द होती है। महाराष्ट्र में 10.5% दलित आबादी भी है और विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% इनकी संख्या बैठती है। कुल लोकसभा की 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोट्स मायने रखते हैं। सियासत में शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर एक चर्चित चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग। आपको बता दें कि सियासी समीकरण में 30% के करीब यहां मुसलमान हैं। बांग्लादेश की सीमाओं से जो भी जिले लगे हुए हैं वहां मुस्लिम आबादी जो है वो काफी निर्णायक है। अब यहां पे आप देखिए मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। हमेशा से ये बात उठी है और क्योंकि एक जिस तरह से मुस्लिम आबादी की बात निकली है बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। बंगाल में 67% के करीब हिंदू वोटर भी हैं। बीजेपी सीएए कानून के जरिए अपने पाले में इसे करना चाहती है। ममता बनर्जी के लिए यह समुदाय चिंता का विषय भी बन सकता है और इस समाज की वजह से ही यहाँ की धरती ध्रुवीकरण के लिए पूरी तरह से मुफीद साबित होती है। चलिए गोवा में 2 सीटें हैं। सियासी समीकरण को समझते हैं। यहाँ के 2 सीट नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा है। देखिए मुकाबला काफी जबरदस्त है। एक सीट भाजपा तो दूसरी सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। नॉर्थ गोवा पर 25 साल से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। साउथ गोवा सीट से कांग्रेस 16 में से 10 बार चुनाव जीती है। भाजपा यहाँ एक और एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है और निश्चित तौर पर नॉर्थ गोवा सीट पर हिंदुओं के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी ईसाई समुदाय की है। चलिए असम में धुबरी, कोकराझार, बरपेटा, गुवाहाटी में इलेक्शन होना है। असमिया हिंदुओं में कांग्रेस का समर्थन काफी घट गया है और अब कांग्रेस मुख्यतः अल्पसंख्यकों और बहिरागत समुदाय, बंगाली, हिंदू प्रवासी, गैर असमिया बगान मजदूर की पार्टी हो गई थी। राज्य के जनजातीय जमातों के साथ मिलकर ये वोट अहम भूमिका निभाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात असम के लिए आपको बता दें कि असम में भाजपा की ताकत सबसे पहले बराक घाटी में बनी, जहां मुस्लिम बहिरागतों की तादाद सबसे ज्यादा है। धीरे धीरे भाजपा का प्रभाव क्षेत्र निचले और ऊपरी असम में भी बढ़ा, जो अगब के असली मजबूत के इलाके थे। असमिया ऊंची जाति के हिंदू मतों में बंटवारा होना कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इससे भाजपा इस जमात में निर्णायक बढ़त नहीं ले पाएगी। यानी यहां भी एक कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। और एक सीट और आती है महत्वपूर्ण, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। चलिए मैं बहुत संक्षेप में इस सीट के बारे में आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य में स्थित है। इसके इतिहास को देखिए तो पुर्तगालियों और मराठाओं का शासन रहा है और इस सीट पर
कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। हमेशा से कांग्रेस का दबदबा भी रहा है। वर्तमान में इस लोकसभा सीट से शिवसेना की कलाबेन मोहन भाई डेलकर सांसद है। बेहद महत्वपूर्ण रोचक मुकाबला तीसरे चरण का, और निश्चित तौर पर देखिए, राजा महाराजा ले लीजिए और मध्य प्रदेश में आइए तो मामा को भी ले लीजिए, तो ये एक बड़ा मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चरण इसे माना जा रहा है, क्योंकि लगभग सभी सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, सीधे चर्चा का रुख करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवीन जी, तमाम सीटें, तीसरा चरण, 11 राज्य, 93 सीटें, बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कितनी बड़ी चुनौती मानती है? बहुत संक्षेप का सवाल है, क्योंकि तमाम सीटों के जो समीकरण हैं, जातिगत समीकरण कितने प्रभावी हैं ये भी हमने देखा। क्या फैक्टर काम करेगा, किस तरह से चुनौती मानते हैं? राखी जी, देश में इस बार का चुनाव कंप्लीटली विकास और राष्ट्र को मजबूत करने वाले मुद्दे पे है। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हम आशान्वित है कि चाहे फर्स्ट पेज हो या सेकंड पेज या तीसरा पेज है, हम विकास हमने किया है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत भारत बनाने में जो हमने भूमिका निभाई है, उस पर हम मतदाताओं के सामने जाके उनको अनुरोध कर रहे हैं और उनसे हम मत मांग रहे हैं। हमको पूरा आशा है कि जो 93 सीट्स है, हिंदुस्तान के हर लगभग स्टेट के अंदर कुछ कुछ सीटें हैं, और पूरी तरह हम आशान्वित है कि कल जो होने वाली मतदान है, देश की जो मतदाता वृंद है, जो हमारे लिए भगवान स्वरूप है, निश्चित तौर पे हम आशान्वित है कि भारतीय जनता पार्टी कल एक मजबूत 93 जो सीट के चुनाव है, उसमें मजबूत रूप से कल उभरेगी। चलिए, आपको लगता है पहले चरण तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद हम तीसरे फेज में आ गए और मुख्य रूप से जो मुद्दे थे वो कहीं पीछे छूट से गए थे, तो मुझे लगता है जनता जो है अपने मुद्दों के हिसाब से वोट करेगी, या फिर जो कहा गया उसको देखकर वोट करेगी? देखिए, ऐसा नहीं है राखी जी, जनता बहुत समझदार है देश की। उन्होंने आज 78 साल के आसपास हो गया देश की आजादी का, काफी गवर्नमेंट देखी है उन्होंने। कांग्रेस का, संयुक्त मोर्चा का, जनता पार्टी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखा है, मनमोहन सिंह जी को देखा है, कांग्रेसी गवर्नमेंट देखा है, अभी 10 साल से आदरणीय मोदी जी को देख रहे हैं। तो जनता नफा नुकसान की सारा का सारा हर चीज का हिसाब खुद समझती है। वो राष्ट्र कैसे उन्नत हो, बच्चों का भविष्य कैसे बने, दुनिया के अंदर रहने वाले जो भारतीय है वो कैसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। और भारत के जो चारों तरफ बॉर्डर है, चाहे कोई भी राज्य हमारा किसी भी मतलब भारत का कोई भी बॉर्डर दुनिया के किसी भी राज्य से राष्ट्र से जुड़ता हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, जहां से भी हो, हम कैसे अपने देश को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखें, इस पे एक मजबूत मतदान है। ये कोई पंचायत और राज्य का मतदान नहीं है। जनता जो देश के अंदर जो स्थिति है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के और चेन्नई से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जनता पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को सराह रही है। और हम पूर्ण रूप से पूरी उम्मीद के साथ हम आपके चैनल पे ये कह सकते हैं कि भारत की जनता को पहला दूसरा जो चरण हुआ है उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि एक मजबूत मतदाता के रूप में उन्होंने मतदान किया है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। ठीक है, चलिए स्वामीनाथ जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रहे राजीव जी। स्वामीनाथ जी, 11 राज्य हैं, 93 सीटें हैं। मुझे लगता है कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मैं गुजरात की बात करूं आपसे इसलिए पूछूंगी। देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा, या ये कह लीजिए कि सारी सीटें उनके पास रही, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कितना भेद पाएंगे इस बार। जी, इस समय भाजपा साउथ साफ और नॉर्थ में हाफ हो गया, और मोदी जी के बौखलाहट आपके सामने, पूरे देश के सामने दिख रहा है। जिस तरह से हमारे मित्र बता रहे थे बेरोजगारी, और इस पे हम लोग जो बात करेंगे, लेकिन मोदी जी तो मंगलसूत्र पर पहुंच गए। मुसलमान को दिया जाएगा जमीन, छीन के गरीबों का बच्चा पैदा करने वालों को दिया जाएगा राम के नाम पर, फिर सनातन के नाम पर, उसके बाद आगे इंडिया पाकिस्तान, फिर आगे गोधरा कांड। ये तरह तरह का योजना लेके आ रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी, और एक ही टारगेट हमारे नेता राहुल गांधी पर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो ये बौखलाहट है। इस्राइल दिल्ली खंबा नोच अब दिख गया, उनका डर चेहरे से भी दिख रहा है। उनके जिस तरह से स्लोगन चल रहे हैं,
अपना जो ले आए थे, हम लोग का न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, 5 गारंटी 25 वादे, जो महिला को न्याय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष और 50% सब्सिडी देने की बात, युवाओं को 30 लाख नौकरी तुरंत, उसके बाद 50 उनको 1 लाख रुपया और सब्सिडी देने की बात, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार उनको एमएसपी लाना और उनके जीएसटी माफ कर देना और उनको खाते में डायरेक्ट उनका लोन माफ करना। ये तो अपने पूंजीपति साथियों को 16 लाख करोड़ माफ कर दिए। अब वो किसान के बाद तो नहीं, 770 किसानों के शहादत के बाद, और वहीं कल गए थे खीरी, लखीमपुर खीरी, जो अजय कुमार सैनी का बेटा गाड़ी किसानों पर चढ़ाया था, एक चर्चा नहीं किए। एक किसान विरोधी सरकार जिस तरह से किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है, उसको गृह मंत्री बनाकर रखे रहे अपने गोद में बैठा के। ये परिवारवाद की बात करते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनाव लड़वाते हैं, उस समय परिवारवाद कहा जाता है। ठीक ये है। तरह तरह का भाषा भेद की बात करते हैं, जो देश में 205 लाख करोड़ खर्च करके 5400 करोड़ खर्च था। तेल भेल जितने भी पीएससी था वो अपने साथी को दे देना, नकल कारखाने। स्वामीनाथ जी, मुझे थोड़ा सा मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए मैंने स्पेशली आपसे इसलिए पूछा कि मध्य प्रदेश में तो बस एक ही सीट थी, और इस बार कितना भेद पाएंगे, क्योंकि बड़ी चुनौती तो है। आपको बता रहा हूँ हमारे नेता भी बताए, मैं बता रहा हूँ, 150 से पार नहीं पाएंगे मोदी जी, 150 के अंदर रहेंगे। 400 का सपना इनका सपना रहेगा, मुंगेरी लाल का सपना देखे। इस बार जनता 38 साल के रिकॉर्ड को, महंगाई को देख रहा है, किसानों को हुए अत्याचार को देख रहा है, और इनके गुजरात में 2 सीट तो छोड़ के भाग गए। इनके गुजरात में ही परिवर्तन है, और राजस्थान में हम जीतने जा रहे हैं, 25 सीट में 20 सीट जीतने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कल चुनाव साफ है, छत्तीसगढ़ भी परिवर्तन हो रहा है, मध्य प्रदेश भी हम जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इनका हाहाकार मचा है, प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है, जा जाके एक एक गांव में, एक एक पंचायत पे चौपाल लगाना शुरू कर दिए। लेकिन इनके चेहरा से डर और खौफ दिख रहा है कि अब जनता मालिक हो गया, जनता को वोट देने का अधिकार, परिवर्तन का अधिकार मिला है, अपने वोट का चोट लगाएंगे और परिवर्तन। इंडिया गठबंधन इस समय आप जान लीजिए 300 करीबन सीट ले आ रही है पूरा आंकड़ा के साथ, क्योंकि अब बौखलाहट, इनका डर, ये 400 का सपना देख रहे थे, 400 के पार हार होगा इनका व्यापार बंद हो चुका है। जिस तरह से लोगों को डरा के, धमका के और जिस तरह से अपने खेमे में करने का काम किए, कहते हैं मेरा पार्टी वाइज बूथ लेवल तक कार्यकर्ता मजबूत है। कांग्रेस से लाते हैं, किसी को आदर्श घोटाले वाले को, किसी कोयला घोटाले कहते हैं, किसी को वाटर घोटाला, किसी को चीफ मिनिस्टर बता देते हैं, किसी को डिप्टी सीएम बनाते हैं। इनके पास नेता है, न नीयत है, न व्यवस्था है। अब जनता ही मालिक है, इनका चाबी में ताला लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, देखते हैं, वो तो तीसरे चरण सीटों पे पता चलेगा सर। दूसरे में इनका तो खत्म हो चुका है। तीसरे के वोटिंग परसेंटेज बता देंगे कि कैसा क्या नतीजा हमें दिखेगा, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। अरे 12 दिन के बाद चुनाव आयोग इनको डालता है, जो शाम को चुनाव आयोग को डाल देना चाहिए वेबसाइट पर। जितना समीकरण, जितना चुनाव होता था पहले, तो तुरंत शाम तक रिपोर्ट आ जाता था चुनाव आयोग के वेबसाइट पर। अभी चुनाव आयोग कब डालता है भैया? तो 12 दिन के बाद पहले चरण का डालता है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। निशान जी, ठीक है, स्वामीनाथ जी आ रही हूँ सर, बस ठीक है। निशान जी उत्तर प्रदेश की बात कर लूं। वैसे तो देखिए, क्योंकि 11 राज्य हैं, 93 सीटें हैं, बेहद महत्वपूर्ण, हर जगह का अपना एक फैक्टर है, हर जगह का अपना जातिगत समीकरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए जितनी चीजों को समझा गया है, अब कल 10 सीटों पर मतदान होना है, बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें हाथरस भी है, आगरा भी है, मैनपुरी भी है। मैंने कहा ना पहले, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, यहां से भी जो 10 सीटें हैं अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या लगता है कितनी निकलेंगी? कई बार संदेश चैनल के माध्यम से मैं कह चुका हूं कि देश जान चुका है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां और जन विरोधी नीतियों को। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार दी है बहुत सारी, और सरकारों के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश से ही देश की प्रथम कुर्सी तक चढ़ गया है, एक उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। आप देखिए जिस तरीके से प्रथम चरण के ने बौखलाहट और दूसरे चरण ने बौखलाहट बचाई है, माननीय जो बड़े बड़े झूठ बोलने वाले नेता हैं उनके चेहरे की रौनक उड़ गई है। क्यों? क्योंकि जनता जानती है। आप बात कर रही है हाथरस जैसी सीट थी, तो हाथरस की आप बात कीजिए, हाथरस की बेटी को
किस कदर चलाया गया था देश जानता है। देश के ऊपर बढ़ रही कुरीतियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान हटाओ पार्टी है और इंडिया गठबंधन संविधान के बदल लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश अपने एक चेहरे पर, अपने एक योजना पे लड़ रहा है। पीडीए, दलित और औरत और चैनर और सभी जातियों को लेकर के क्या चल रहा है। आप देखिए आने वाले समय के तीसरे चुनाव में किस तरीके से बौखलाहट खत्म हो गई। राम रहीम याद आने लगा है, मंदिर मस्जिद याद आने लगा है। इनका एक ही एजेंडा रहा है हमेशा ही कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों की सरकार अगर रोकेगा तो उत्तर प्रदेश रोकेगा। आप बात कीजिए उस समय की, 10 साल दिल्ली की सरकार को हो गए। अच्छा निशांत जी, मुझे बताइए जो मुद्दे हैं वो प्रभावी हैं या जातिगत समीकरण अपना प्रभाव डालेंगे? क्योंकि हर बार हर इलेक्शन में देखा है उनका अपना एक अलग ही गणित चलता है। मुद्दे तो है ही, मुद्दों की बात तो होगी, MY फैक्टर काम करता है, पीडीए बड़ा तेजी से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तरफ रख दीजिए और बाकी समीकरणों को यदि हम समझ लें, कौन सा फैक्टर चलेगा? उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत अलग ही काम करती है। उत्तर प्रदेश जानता है कि आपसी हराओ और नौकरी पाओ। उत्तर प्रदेश जानता है कि आपसी हराओ और बेरोजगारी हटाओ। उत्तर प्रदेश जानता है कि आपसी हराओ और देश की कुरीतियों से सरकार को हटाओ। आने वाले समय में आप देखिएगा कल का जो चुनाव है, अपनी जैसे दो चरणों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, तीसरा चरण अपनी अहम भूमिका निभाएगा और आने वाले समय के तीसरे चरण के चुनाव में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी दौड़ती नजर आ रही है और आएगी। इंडिया गठबंधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा, जिसकी एक अहम हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी काम कर रही है अपने पीड़ित, दलित और ओडित पीडीए के माध्यम से। आप देखिए आने वाला ये समय, कल का जो चुनाव है बहुत निर्णायक भूमिका में है। और आप हाथरस की सीट याद कीजिए और मैनपुरी की आप सीट की बात करें तो मैनपुरी देखिए, जो इसमें कोई संशय नहीं है, नेताजी के लिए डिम्पल की जीतने वाली एक श्रद्धांजलि होगी, हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि होगी। ऐसे बहुत सारे जो अपनी 10 साल की उपलब्धि और उत्तर प्रदेश 7 साल की उपलब्धि ना गिनवा पा रहा हो, उससे आप उम्मीदें क्या करेंगे? आप बताइए। तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, संशय नहीं है कि स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आने वाला ये तीसरा चरण अपनी निर्णायक अहम भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश देश की प्रथम कुर्सी के समाजवादी पार्टी के माध्यम से एक नया चेहरा देकर देश के हित में चेहरा देगा। ठीक है रमाकांत पटेल जी, कितना महत्वपूर्ण ये तीसरा चरण, क्योंकि है तो देखिए कोई इसको माने या ना माने, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें, बड़ी महत्वपूर्ण, कई बड़े चेहरे और उसके साथ साथ जो सीटों के आकलन और जातिगत समीकरण, देखिए ये काम तो करते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। मुद्दे अपनी अपनी अलग जगह हैं, ये फैक्टर अपनी जगह अलग काम करते हैं। बड़ी चुनौती वहां हो जाएगी इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए जो भी जहां से आपके प्रत्याशी हैं वहां चुनौती ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा किला फतह करके बैठी है, वहां पर कितने पे सेंध लगा रहे हैं। वहां का कुछ भी मिलता है तो फिर तो 400 पार को रोक पाएंगे। जी राखी जी, निश्चित तौर पे तीसरा चरण भी महत्वपूर्ण है। इसके पहले के 2 चरण भी महत्वपूर्ण थे और दोनों चरणों में जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है इन दोनों चरणों में, और निश्चित तौर पे तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे ही जाएगा। वो इसलिए कि इन्होंने पिछले 10 सालों में कोई काम किया नहीं है। कब तक झूठ की दुकान चलाते रहेंगे, कब तक ये काठ की हांडी को बार बार जो है चढ़ाते रहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अभी भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था मैं, इन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पिछले 15 दिन से आप देखिए कि विकास के नाम पे कौन सा एक शब्द बोला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूत हो गया है। तो अगर भारत मजबूत हो गया है तो रुपया क्यों इतना कमज़ोर होता जा रहा है, क्यों इतना कमज़ोर हो रहा है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देंगे, ना प्रधानमंत्री जी देंगे। प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे रुपया उसी देश का कमज़ोर होता है, पतला होता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। ये उनके शब्द हैं, ये मेरे बनाए हुए शब्द नहीं हैं। तो ये प्रधानमंत्री की छवि बताती है कि रुपया कैसे कमज़ोर हुआ है। भारत के चारों तरफ बॉर्डर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना सुरक्षित है। इन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, चाइना हजारों किलोमीटर में कब्जा कर लिया। सोनम वांगचुक जी वहां पर लगातार लगे रहे, अनशन करते रहे, उनके साथ हजारों लोग अनशन कर रहे हैं। आज तक इस देश की सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार किसके समय में बढ़ा है? इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है।
कौन है प्रज्वल रेवन्ना? भारतीय जनता पार्टी एनडीए का उम्मीदवार है। कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके बेटे को इन्होंने वापस से उम्मीदवार बनाया है? भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारी नेता है। एक छोटा सा सवाल है जी। ये तमाम चीजें तो हैं अपनी जगह निश्चित तौर पर, और गठबंधन का, विपक्ष का अधिकार है तमाम बातों को रखना, लेकिन जिस फैक्टर पे हम बात कर रहे हैं, जो जातिगत समीकरण है, जिसको हमने पूरा सुना, समझा और पढ़ा, क्या लगता है कि मुद्दे तो हैं? हम तो कह रहे हैं कि किसी ने कोई गुनाह किया या कुछ भी किया हो, लेकिन वहां की स्ट्रैटेजी, वहां की पृष्ठभूमि, वहां का जातिगत समीकरण किस तरफ जाएगा? क्या वो ये देखेगा कि कोई गुनाहगार है, या वो ये देखेगा कि उस वर्चस्व को बढ़ाना है तो हमको किसको जिताना है? इसे भी हमें समझना पड़ेगा। राखी जी, वैसे तो इस चुनाव में अगर हम देखेंगे तो इस चुनाव में केवल दो जातियां हैं। एक वो जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसको महंगाई बेरोजगारी से ठगा गया है, और दूसरी वो जिसने ये सब काम किया है, जिसने ठगने का काम किया है। यहाँ पर इस चुनाव में तो दो ही जातियां हैं। एक पीड़ित है जिसको इस सरकार ने लूटने का काम किया है, रात दिन झूठ बोल करके उसको बरगला करके लूटने का काम किया है। अग्निवीर जैसी योजनाएं ला करके 4 साल की नौकरी देने का काम, उनको 4 साल में 21 साल की उम्र में रिटायरमेंट करके घर बैठाने का काम जो ये कर रहे हैं। तो एक तो ये वर्ग है, और दूसरा ये लूटने वाले तानाशाह का वर्ग है। तो निश्चित तौर पे जो छले गए हैं उनका वर्ग ज़्यादा है, उनकी जाति ज़्यादा है, और निश्चित तौर पे उनकी जब जाति ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, जो छले गए हैं, तो ये लूटने वालों को सबक सिखाएंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। उचित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी, बोलिए। उचित जी, ये तीसरा चरण है, 11 राज्य हैं, 93 सीट हैं। मुझे लगता है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लूं, चाहे कर्नाटक की बात कर लूं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करूं, मध्य प्रदेश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार, कम से कम ये तो वो जगह है जो पूरी तस्वीर लगभग इस चरण में साफ करेंगे। और इसलिए कि भले ही कुछ सीटों पर हो, चाहे 9 सीटें मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें 7 सीटों पर हो, बिहार में चले जाइए 5 सीटों की हो, कर्नाटक की 14 हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, ये कम क्योंकि अलग अलग चरणों में मतदान है, लेकिन जिन जिन सीटों पर है इनके सियासी समीकरण बहुत प्रभावी हैं। इस वक्त हमने पहले चरण तक तो सब कुछ ठीक था, जिस न्याय पत्र, संकल्प पत्र के साथ ये दिग्गज थे वो दूसरे चरण से बिल्कुल भूल गए। तो क्या लग रहा है इन सीटों पर जो जनता वोट डालने जा रही होगी, वो क्या एक मत हो सकता है? क्या एक कहते हैं ना एक सिनेरियो हमें क्योंकि लगने लगता है देख के कि किस बिना पे ये वोटिंग हो रही तीसरे चरण की। राखी जी, मैं जो 400 पार के नारे हैं या इस तरीके के जो वादे हैं, गारंटियां हैं, इसको थोड़ा सा डिटोरिएट होते हुए देख रहा हूँ तृतीय चरण के आते थे। ये चीजें आप देखिए कि जिस तरीके से सभाओं में इनके जो अब की बार 400 पार ये मुद्दे गायब दिख रहे हैं, अब गारंटी वाली बातें हैं वो थोड़ी सी बाहर दिख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डगमगाया हुआ है जो प्रथम चरण के पहले हुआ करता था। लेकिन प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, अब तृतीय चरण पर जो हो रहा है, जिस तरीके से पेनिट्रेट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, अंतिम में फिर वो मंदिर की तरफ ही चुनाव डाइवर्ट होते दिख रहा है। हकीकत ये है कि मंदिर हो, आप मंदिर के मुद्दे हों, यूसीसी के मुद्दे हों, तमाम राष्ट्रवाद के मुद्दे हों, भारत पाकिस्तान के मुद्दे हों, ये पिच पे ही भारतीय जनता पार्टी अन्य लोगों को खिलाना चाहती है, क्योंकि ये पिच उनकी बहुत, ये साइड की बैटिंग बहुत मजबूती से वो काम करती है। आप देखिए कि मोदी की आड़ में मुद्दे खो गए हैं। अब कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। अब आ गए हैं मंदिर हमने बनाया है, हमने 3 तलाक हटवाए हैं। तो वो सब, जब विकास पे आप 10 साल आप सत्ता में हो, उसके बाद आप चुनाव में जाते हो, तो आपके रिपोर्ट कार्ड पे बात होनी चाहिए, आपकी उपलब्धियों पे बात होनी चाहिए, आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उस पर बात होनी चाहिए। मंदिर, आपका मंदिर का श्रेय आप ले रहे हैं, आप राष्ट्रपति बनाने का श्रेय आप ले रहे हैं, आदिवासी महिला को हमने शीर्ष जगह पहुंचाई, ये चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते। ये चुनावी मुद्दे नहीं, ये आपकी उपलब्धियां हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन देश का चुनाव तो महंगाई पे लड़ना चाहिए। देश का चुनाव शिक्षा, नीति, नौजवान, जवान, किसान, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा,
इन पे बातें हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन हो क्या रहा है कि मुद्दों का मरसिया पढ़ लिया गया है और चुनाव में मोदी का शुक्राना अदा किया जा रहा है। ये ज्यादा तकलीफ का सबब है पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। हकीकत ये है कि मुद्दे गायब हो गए हैं, मोदी मौजूद हैं। अब मोदी जी का अपना एक आभा मंडल है, मोदी जी का अपना कद है, लेकिन हिंदुस्तान में जो 80 करोड़ लोग हैं अभी भी, जिनको 5 किलो राशन पे जिनकी डिपेंडेंसी है, हम उस गरीब तबके की, उस अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करें, उनकी मूल समस्याओं पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चुनाव उस पे लड़े जाना चाहिए। हकीकत में जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए वो मुद्दे तो गायब ही रहते हैं। ठीक है। वो मुद्दे हकीकत है। अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य पे बात करें तो 7 जगह हमारे यहाँ चुनाव है राखी, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में ये पहले से वो सिचुएशन थी, वो 2 और 9 की थी। 9 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी। अभी लेकिन पहला चुनाव है राखी कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ बनने के बाद 5 साल शासन के बाद वो चुनाव में गई है। तो उनकी अपनी रीति नीति है, उन्होंने अपनी रूरल इकोनॉमी में काम किया, उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए काम किया। तो जाहिर, और छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेके भूपेश बघेल ने काफी काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि उसका सबब जो है और उसका सवाब भी अभी इतनी जल्दी उनकी तरफ से जाएगा नहीं। हालांकि भ्रष्टाचार कम नहीं हुए छत्तीसगढ़ में, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है। भूपेश बघेल के जो इर्द गिर्द हैं और जितने मंत्री हैं, जो उनकी पोजीशन आज 67-72 सीट से जो वो 35-36 पे आ गए हैं, और उसका कारण एक बड़ा भ्रष्टाचार भी रहा है। लेकिन काम भी हुए हैं, आप एकदम से नहीं कह सकते कि यहाँ काम नहीं हुए, तो उसका सवाब भी उनको मिलेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे स्थिति छत्तीसगढ़ में भी सुधर सकती है। जो स्थिति है अब की बार 50.3% वोट थे, मतलब आधे से ज्यादा भाजपा के पास वोट शेयर है। ये छत्तीसगढ़ जो है देश के 4था-5वां राज्य होगा जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर शेयर है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार थोड़े से डिटोरिएशन की ओर चरणबद्ध हिसाब से मैं देखते जा रहा हूँ। प्रथम चरण अलग, द्वितीय अलग, तृतीय अलग। ये अंतिम चरण छत्तीसगढ़ के लिए है। यहाँ की पूरी के चुनाव प्रक्रिया, चुनाव चीजें 7 तारीख को खत्म हो जाएंगी, कल 7 सीटों पर है। लेकिन जो आज की वस्तु स्थिति बनी हुई है वो उतना 7 जगह आप आसानी से नहीं है। कुछ सीटें छोड़ दे, पूरी 11 में से बात करूं, ठीक है, तो कुछ सीटें छोड़ दें तो बाकी जगह आप ये नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक तरफ से आ रही है। अगर हम 3-4 सीट छोड़ तो 7 सीटों में अच्छी फाइट दिखती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे उचित जी, पिछली बार जैसे उचित जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ आपके पास। आरपी श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण बात कि तीसरे चरण को चुनौती भरा रण कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, सीटें ही इस बार ऐसी हैं। दूसरी चीज, एक पूरा आज जो समझ में आया कई जगह के स्टेट्स को देख के, इन 11 राज्यों में मुस्लिम्स का फैक्टर अब समझ में आ रहा है कि ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण इतनी तेजी से इस चुनाव में क्यों आ गया था पहले तीसरे चरण के। सभी जगह के फैक्टर जो समीकरण उठा के देखिए तो मुस्लिम्स अपने आप में बहुत प्रभावी हैं। आप मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल चले जाइए, कर्नाटक में लिंगायत चले जाइए, मुझे लगता है पूरी तस्वीर यहाँ पर ये बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। आपसे ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मुस्लिम आरक्षण वाला लेकर पीएम मोदी ने बहुत सारी बातें की थी। तो क्या लग रहा है कि इस तीसरे चरण में, क्योंकि है ही वो सीटें जहां ये प्रभावी हैं, तो क्या कुछ गेम बनाएंगे और बिगाड़ेंगे? देखिए राखी जी, जो पूरे जो है 93 सीट का जो चुनाव है, इसमें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 80 सीटें मिली थी। अब सबसे बड़ी चुनौती तो उनके लिए यही है। रही बात कि अब तक जो भी चुनाव हो रहे थे, निश्चित रूप से इसके पहले मुद्दों पर, विकास पर बातें हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हिंदी पट्टी में चुनाव आना शुरू हो गया है और यहाँ संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर जो बड़ा काम करता है अपने यहाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर जैसे मुस्लिम आरक्षण की बात की गई, या जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था उस समय वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, मतलब प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा मौका नहीं चूकते हैं जिसमें वो घेरने ना, पूरी तरह से जो है इंडिया अलायंस को घेरने में काफ़ी कुछ जो है इन सारी बातों का आना स्वाभाविक था। लेकिन इसके अलावा भी एक बात सच है कि इन जो तीसरे चरण का चुनाव हम उसकी तरफ जाएं। देखिए, जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जगहों पर हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं,
लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह से 2019 के चुनाव में ये सारे मिथक टूट गए थे, लगता है इस चुनाव में नहीं टूट पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 80 सीटों को बचाने का जो है, ये पूरी तरह से जो आने वाला चुनाव है उसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी इंडिया एनडीए अलायंस को है कि जो इन सीटों को रिटेन कर पाए। अगर वो इन सीटों को बचा पाते हैं या इसमें अगर कुछ कम हो जाता है तो ये जो 400 का नारा है, पार का नारा है, उसमें कहीं न कहीं जो है एक तरह से डेंट लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो कल का जो 7 मई का चुनाव है ये बड़ा कांटे का है। बहुत सारी जगहों पर आप मध्य प्रदेश में आइए, कई सीटें हैं जहाँ पर टक्कर है, या कई सीटें ऐसी देखें जो बड़ी हाई प्रोफाइल हैं। आप यूपी में चले जाइए, जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, इसको कभी कभी पहले यादव लैंड कहा जाता था, आज भी वहाँ जाति समीकरण हावी हैं। तो और बिहार की तरफ जाइए, मतलब एक तरह से। दूसरी सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में भी आप देखें जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक तरह से वहाँ भी ऐसा नहीं है कि पिछली बार जिस तरह का रिजल्ट है वैसा रिजल्ट आने को उम्मीद होगी। तो हमें लगता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, जिस तरह के प्रधानमंत्री जी के चुनावी दौरे हैं, तमाम जो उनके बड़े नेता इन पूरी एक सीट खंगाल रहे हैं और पूरी तैयारी है कि इन सीटों को बचाया जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न तो इस तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों का। लेकिन फिलहाल अभी का जो चुनावी जो परिदृश्य है, कल अगर देखना होगा कि किस तरह से वोटिंग होती है, वोट का परसेंटेज कितना कम होता है या ज़्यादा होता है, ये भी देखना होगा। पिछले चरणों में वोट के परसेंटेज कम हुए थे, ये बहुत बड़ी एक तरह से सभी दलों के लिए परेशानी का कारण है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी था कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा एक तरफा वोटिंग पड़ रही थी, और उसमें आपको लगा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो वोट का परसेंटेज कम हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एनडीए के लिए ही है, इंडिया अलायंस के लिए भी है। तो कल के मतदान में कितना परसेंटेज अगर पूरा पहले जैसा रहता तब तो ठीक है, अगर कुछ घटता है तो किसको नुकसान किसको फ़ायदा होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये 80 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और इनको बचाने की चुनौती उनको ही है। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा सवाल आरपी श्रीवास्तव जी आपसे ही, बहुत संक्षेप में आपका उत्तर चाहूंगी मैं इस पे। एक थोड़ा सा मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की बात मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अभी जितनी सीटों पर इलेक्शन है वो एक अलग हुआ, लेकिन ये तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। और ओवरऑल एक सिनेरियो भी हम देखें तो गुजरात देख लीजिए पूरा का पूरा लेकर बैठे, यहाँ मध्य प्रदेश पूरा का पूरा, एक छिंदवाड़ा को छोड़ दीजिए बस। तो ये एक क्या मानते हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है या जो कांग्रेस है वो सेंध लगा पाएगी यहाँ पर? देखिए राखी जी, जहाँ तक गुजरात का सवाल है, आपने देखा होगा एक सीट तो वैसे ही जीत गई है लगभग भारतीय जनता पार्टी सूरत की, और 25 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ एक जगहों पर छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो है लगभग जो है एक तरह से पहले ही जैसी स्थिति है। 1-2 जगह है कहीं पर ऐसा पता लगता है कि 1-2 जगहों पर चुनौती है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल देखिए तो गुजरात की स्थिति पहले 2019 जैसी ही दिखती नज़र आ रही। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल आपने पूछा हमसे, मध्य प्रदेश में देखिए दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से राजगढ़ से। सिंधिया जी पिछले बार चुनाव हार गए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। और फिर भिंड, मुरैना, इन सब जगहों की सीटों को आप देखें तो कई जगहों पर जो है एक तरह से कांटे की टक्कर नज़र आती है। हालांकि चुनाव के समय किस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, वोटर का रुझान किस तरफ है, लेकिन सही बात तो यह है कि इस इलाके में भी मोदी जी की गारंटी या मोदी जी का चेहरा सबसे पहले है। बाकी स्थानीय कैंडिडेट हमको लगता है कि वो अपने, अगर हारेंगे भी तो अपने परफॉर्मेंस और अपने जो है एक तरह से उनके जो काम है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसको देख करके भी हार सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है इधर एक चेहरा प्रमुख रूप से मोदी जी का है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए नवीन जी, गुजरात के लिए तो लगभग जो बातें आ रही हैं ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फिर भी लगता है कि मध्य प्रदेश की तरफ जाएं, कर्नाटक की तरफ जाएं, बिहार है, तमाम सीटों पे एक चुनौती, जिस तरह से आरपी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जो सीटें हैं 80 वो चुनौती हैं, वो बचाने की चुनौती आपकी है। क्योंकि इंडिया गठबंधन पिछली बार देखिए बात अलग थी, इस बार गठबंधन है, गठबंधन का कौन सा कैंडिडेट कितना प्रभावी है, वो किस तरह से जा रहा है, मुद्दे तो प्लस हैं ही बीच में और समीकरण भी प्लस हैं। तो मुझे लगता है सेंध लगाने में इनको ज्यादा परेशानी होगी नहीं, चुनौती आपकी है कि आपको बचाना है।
राखी जी, अरविंद श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही है और बिल्कुल बहुत क्लियर मुद्दे उन्होंने कही है, बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा था। राखी जी, मैं बता दूं कि देश का जो मिजाज है, देश का जो मूड है, चाहे देश के साउथ इंडिया हो, चाहे ईस्टर्न इंडिया हो, चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो, सारे जगह में जैसे चुनाव चल रहे हो, पूरी देश के 140 करोड़ आम जो नागरिक देश के मतदाता वृंद है, वो मोदी की गारंटी को मजबूत से उन्होंने मान लिया है। देश का एक बहुसंख्यक समाज मोदी को अपनी सुरक्षा मानता है, मोदी को अपना परिवार मानता है। मोदी एक ऐसा नाम और एक ऐसा ब्रांड बन चुका है देश में जो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और एक फिरोज गांधी जी के परिवार ने जो अभी एक घोषणा पत्र जारी किया है इस देश में, जिसमें भी मेरे मित्र काबिल मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, फिरोज गांधी के परिवार ने यह साबित कर दिया इस बार के घोषणा पत्र जो देश के सामने उन्होंने दिया है कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। चाहे वो मंगलसूत्र का मामला हो या जमीनी पूर्वजों के जो अपनी जमीनें हैं या जो उनके मकाने हैं, उस पर कांग्रेस सरकार आने के बाद उस पर क्या कार्रवाई के लिए उन्होंने देश को बताने का कोशिश किया है, वो देश बहुत गंभीरता से लिया है। और रहा जो मेरे काबिल मित्र समाजवादी पार्टी के हो या आपके हैं या कांग्रेस के सारे मित्र हैं हमारे, राखी जी मैं सही बता रहा हूं, मैं बंगाल में हूं और चुनाव प्रचार में बैरकपुर से लौट रहा हूं, कलकत्ता की तरह काफी बारिश हो रही है। आप विश्वास करिए कि भी टीवी चैनलों पे और मंच पे ही ये इंडी गठबंधन पूरे देश में है। जमीनी हकीकत यह है कि देश में कहीं भी किसी भी बहुत 1-2-4 जगह छोड़ के कहीं भी इंडी गठबंधन कहीं कुछ नहीं है। बंगाल के बरहमपुर से अपोजिशन लीडर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी और 40 साल के राजनीतिक कैरियर है। उन्होंने परसों बरहमपुर में कहा कि तृणमूल को नहीं वोट देके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए तो ही देश में भला हो सकता है और बंगाल का भला हो सकता है। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी है और इंडी गठबंधन के एक बड़ी नेता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अगर औकात है तो वो 40 सीट जीत के पूरे देश में दिखाए। अब आप सोच लीजिए कि एक अपोजिशन लीडर कांग्रेस का जो पार्लियामेंट में है वो बरहमपुर में बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट दे दीजिए, भाजपा ही देश को बचा सकती है। दूसरा इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता है ममता बनर्जी बंगाल में, वो कह रही है कि कांग्रेस की औकात है तो वो 40 सीट जीत ले। देखिए, इंडी गठबंधन एक केवल सांकेतिक रूप में देश को गुमराह करने का, देश के पत्रकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक देश को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई का पोल खुल चुका है। मैं बार-बार ये बोल रहा हूं और फिर 4 तारीख को आपके चैनल पे निश्चित तौर पे मुझे आशा है मैं बैठूंगा और आपको मैं बता रहा हूं कि मोदी हिंदुस्तान में के साथ साथ दुनिया में जो रहने वाले भारतीय है उसके राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप कह रहे हैं, बहुत बार आपने कहा कि चुनाव मुद्दों पे नहीं है, पीएम मोदी पर चुनाव है। मतलब पीएम मोदी जहां खड़े हो जाएंगे वहां वोट अपने आप आ जाएगा। मुद्दे एक तरफ है। राखी जी, परिवार में एक मुखिया होता है, परिवार में एक मुखिया होता है। मेरे परिवार में आज मेरे दादाजी जीवित हैं और 101 साल के हैं। निश्चित तौर पे परिवार में रहने वाले हम 150 लोग हैं, किसी भी कोने में रहे, अगर कोई भी डिसीजन होता है तो एक बार, आज ठीक है काफी उम्र हुई है लेकिन एक बार हमारी कोशिश होती है कि हर चीज उनको बताएं। मोदी आज हमारी गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के दलित, शोषित, पीड़ित और देश को जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उसके लिए अभिभावक के रूप में मोदी काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मोदी की सभा देश के जिस कोने पे हो रही है या मोदी की गारंटी को लोगों ने इतना विश्वास के साथ लिया है, जो अगले पिछले जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा हो उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे। नवीन जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि 4 जून का इंतजार मुझे भी है, लेकिन ठीक है, बार-बार क्योंकि मोदी में वाली बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राखी जी, हम बूथ स्तर पे, शक्ति प्रमुख स्तर पे, हमारा मंडल स्तर पे संगठन पूरे हिंदुस्तान में इतनी मजबूत है। नवीन जी, थोड़ा सा रुकूंगी कार्यकर्ताओं के बदले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 मेहमान कुछ और कहना चाहते हैं। रमाकांत जी पहले आप बोलिए जल्दी से, स्वामीनाथन जी आ रही है उसके बाद। देखिए इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पे चुनाव होगा। बिल्कुल मोदी की गारंटी पे चुनाव होगा। मोदी की गारंटी है कि पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, मसूर की दाल 400 पार, तुअर की दाल 400 पार। ये सब मोदी की गारंटी है। पुलवामा में आतंकवादी हमला होता है, ISIS से, पाकिस्तान की जांच एजेंसी से ये लोग उसकी जांच कराते हैं। ये लोग पाकिस्तानी जांच एजेंसी से जांच कराते हैं। भाई आप बतलाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ रुपए इन्होंने रिश्वत ली, कोविशील्ड वैक्सीन में रिश्वत खाई। आज उस रिश्वत का कारण है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। इन्होंने जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अलग अलग कंपनियों से रिश्वत ली, चंदा लिया, उस चंदे की वजह से आज महंगाई आसमान पे चली गई है। और जिस गति से इन्होंने चंदा लिया है, निश्चित तौर पे इस चुनाव के बाद अगर भाजपा आ गई तो पेट्रोल, डीजल,
और खाने का तेल, दालें, ये तमाम चीजें 400 के पार चली जाएंगी। ठीक है, स्वामीनाथन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नवीन जी बोल रहे थे, हम नवीन जी से पूछना चाह रहे हैं कि अगर मोदी जी जैसे पहले बार आए थे, भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, काला धन लाकर विदेश से 15 लाख खाते में दूंगा, ये सब मुद्दा तो खत्म हो गई। बुलेट ट्रेन चलाऊंगा और बब्बर सिर लगा के मेक इन इंडिया दिखाया गया, स्किल इंडिया दिखाया गया, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। हमारे जितने पीएससी एजेंसियां थी सब प्राइवेट अपने मित्रों में बांट दिया गया। और रही बात ये हमारे न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, इसमें मंगलसूत्र कहाँ लिखा हुआ, कहाँ मुस्लिम लिखा गया है। जिस तरह का ये लोग गुमराह करके अपने मुद्दों को नहीं बात करते हैं। 10 साल आदमी थक चुका मन की बात सुन के। लोकतंत्र में संविधान को खत्म करने का ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इस षड्यंत्र का पोल खुल गया। इनके राम भगवान प्रभु राम को लाकर जिस तरह से ये वोट मांग रहे थे, और फिर प्रधानमंत्री दोबारा रिपीट पहुंचकर रोड शो करना, भगवान के यहाँ जाकर भी ये लोग वोट का षड्यंत्र करते हैं, सनातन के नाम पर बात करते हैं। वही योगी जी बोलते हैं गौकसी खत्म करने का हम गारंटी लेते हैं, लेकिन 250 करोड़ रुपया वही गौ मांस बेचने वाले व्यापारियों से चंदा लो, धंधा करो। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ अपने पाले में मिला लेते हैं, चंदा लो ना दो। तो जिस तरह का चंदा और धंधा 8,500 करोड़ रुपया इकट्ठा कर 54 लाख करोड़, जिससे 54 करोड़ जो नायर था दारू व्यवसायी, जो हमारे नेता केजरीवाल जी को फंसा के रखा है, चंदा तो ये लिए हैं, धंधा ये बढ़ाए हैं, फंस रहा है कोई। तो इस तरह का नीति और नियत इनका है। मंगलसूत्र पे आ गए, पाकिस्तान पे आ गए, हिंदू मुसलमान पे आ गए, और घर का रहे छीन लेंगे। कहां हमारे मैनिफेस्टो में कि किसी गरीब का हम घर छीन लेंगे। ये 22 पूंजीपतियों को जो 16 लाख करोड़ दिए हैं उनका एक्सरे होगा। ठीक है, चलिए स्वामीनाथ जी, निशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निशांत जी ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ठीक है स्वामीनाथ जी, जो विजय माल्या भागा उसका जांच होगा, कितना चंदा लिए हैं, जो भागे हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, समय की सीमा है, प्लीज निशांत जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलने दीजिए। प्रज्वल रमन्ना को भगाया गया है। ठीक है सर, प्रज्वल रमन्ना सुना हमने बहुत। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, दौड़ाया गया था, देश की बेटी को निर्वस्त्र दौड़ाया गया था, प्रधानमंत्री मौन सीमा में थे। लेकिन ये सब आचार संहिता के तहत उल्लंघन होगा अगर मैं बहुत सारी बातें बतानी शुरू कर दूंगा। लेकिन आप देखिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को अगर कोई रोक पाएगा तो उत्तर प्रदेश ने अपना इन 2 चरणों के चुनाव में बता दिया है कि आने वाले तीसरे चरण का चुनाव, और जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की उनके चेहरे पर छा गई है। और उन अलग ही पता लग चुका है कि तीसरा चरण आखिरी चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी देश से साफ हो जाएगी और देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के माध्यम से समाजवादी पार्टी समर्थित समाज जनता की सरकार देश के अंदर बनेगी। ठीक है, चलिए निशांत जी मैं रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है, उचित जी वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, तीसरा चरण है, चुनौती भरा तो है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह होता है कि अभी भी उन चीजों को दोहराया जा रहा है। इन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ जगह पे भेद पाएगा, लेकिन कैसे भेद पाएंगे, बात तो मुद्दों पे होती है। और जहां तक जातिगत समीकरणों की बात हो रही है, वो अपना अलग प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे में वाकई में ये तीसरा चरण नहीं, इसके बाद भी जो अगले चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इस चरण के वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कुछ हकीकत बयां करेंगे, क्योंकि 2 बार के चरण से ये साफ हो रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, यानी कि जनता वोट डालने नहीं पहुंच रही है। आखिर क्यों? क्या यही वजह है कि बेतुके बयान, बेतुकी बयानबाजी? क्या होगा? आने वाली तस्वीर साफ होगी और कल का मतदान भी बहुत कुछ साफ करेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।